आरुषि शीशे के आगे खड़ी होकर तैयार हो रही होती है, तभी कौशल्या कमरे में आती है। हे भगवान आरुषि, तू अभी तक तैयार भी नहीं हुई। मोहित जी का भी फोन आया था, वो रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। माँ, दोनों परिवार में देखा देखी तो हो चुकी है, फिर ये फॉर्मेलिटी करना जरूरी है क्या? मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे आजकल के मॉडर्न जमाने में तो लड़के लड़की शादी से पहले मिलने के बहुत बहाने ढूंढते, और तू है कि दामाद जी से मिलने से कतरा रही है। दोनों एक दूसरे से मिलोगे तभी तो एक दूसरे की पसंद नापसंद खान पान समझ सकोगे। कुछ देर में आरुषि रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। टेबल नंबर 21 कहाँ है? वो रहे मोहित जी। जैसे आरुषि टेबल पर पहुंचती है तो वहां 2 लीटर वाली पेप्सी की खाली बोतल देखती है। आप पूरे 15 मिनट लेट हैं। देखिए, मैंने 2 बोतल पेप्सी की खत्म कर ली। वैसे आप धूप में से आई हैं, बताइए कौन सी पेप्सी पियेंगी आप? मिरिंडा, कोका कोला, थम्स अप या स्प्राइट? एक बार में इतनी तरह की पेप्सी का नाम सुनकर बेचारी आरुषि के दिमाग की खिचड़ी पक जाती है। जी कुछ भी चलेगा, जो आपको ठीक लगे मंगवा लीजिए। हे भगवान, इतने तरह की पेप्सी का नाम सुनकर मेरे दिमाग की तो हौच पौच हो गई। वैसे इस रेस्टोरेंट की बिरयानी बहुत टेस्टी है, ट्राई करते हैं। भैया 1 फुल प्लेट चिकन बिरयानी और 4 बोतल पेप्सी ले आना, और 2 लीटर वाली। 4 बोतल पेप्सी का ऑर्डर सुनकर आरुषि चौंक जाती है। 4 बोतल पेप्सी 2 लोगों के बीच में? लगता है ये पेप्सी पीकर ही अपना पेट भरने वाले हैं। थोड़ी देर में ऑर्डर टेबल पर आ जाता है। दोनों खाना चालू करते हैं। वाह, इस चिल्ड कोका कोला के साथ बिरयानी मस्त लग रही है ना। वैसे बिरयानी खाने के बाद पेप्सी पी लेने से आसानी से पच जाती है। आपने तो पेप्सी पिया ही नहीं। वो मुझे पेप्सी पीना ज्यादा पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, शादी के बाद मेरे परिवार में आने के बाद आपको भी खाने से ज्यादा पेप्सी पीने की आदत पड़ जाएगी। कुछ दिनों में आरुषि शादी करके ससुराल में आ जाती है। पार्वती जी, फटाफट से बहू का स्वागत करवाइए। गर्मी में खड़े खड़े मेरे तो पसीने से हालत खराब हो रही है। जी जी, आओ आरुषि बहू, शर्मा खानदान में तुम्हारा खूब स्वागत है। कलश गिराकर आरुषि गृह प्रवेश करती है। रचना बहू, अपनी देवरानी को कमरे में छोड़ो। जी सासू माँ। आइए देवरानी जी। रचना आरुषि को उसका कमरा दिखाकर सोने चली जाती है। अगली सुबह आरुषि साफ सफाई करके नहा धोकर रसोई में आती है, जहां पर पेप्सी की बोतलें भरी पड़ी थी। ये भगवान, इस रसोई के अंदर तो राशन पानी से ज्यादा पेप्सी की बोतल का बोलबाला छाया है। लगता है मेरे ससुराल वालों को पेप्सी पीने का ज्यादा ही चस्का है। आज तो मेरी पहली रसोई है, अभी सासू माँ भी नहीं जागी और जेठानी जी भी नहीं उठी। खुद से ही बना लेती हूँ। कुछ देर में आरुषि बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। आहा, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। मेरे ससुराल वाले मेरे हाथों का खाना खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सब लोग मेज पर पेप्सी की जगह खाना भरा देखकर भड़क जाते हैं। ओह गॉड, ये खाना तो कितना ज्यादा ऑयली है। सब्जी में ऊपर ऊपर तेल तैर रहा है। मेरा तो जी खराब हो रहा है। आरुषि भाभी, आप पेप्सी क्यों नहीं लेकर आई? निशा, पूजा, पेप्सी खाने के बाद पी लेना, पहले खाना तो खा लीजिए आप सब लोग। बहू, हमारे घर में सुबह के टाइम कोई खाते नहीं है बल्कि पीते हैं। हाय, मैं मर गई। मतलब कि मेरे ससुराल के सब लेडीज जेंट्स पियक्कड़। अरे बहू, तू बिल्कुल घनचक्कर है क्या? हम सब सिर्फ पेप्सी पीते हैं। इतनी भरी तेल की सब्जी तो कोई नहीं खाएगा। चीज सामान की बर्बादी कर डाली। इसे ले जाकर फ्रिज में रख दे, बाद में खा लेंगे। बहू के खाना बनाने के चलते पार्वती काफी चिकचिक करती। आरुषि 1 बोतल पेप्सी फ्रिज में से निकाल कर ले आती है। देवरानी जी, आप 1 बोतल पेप्सी किसके लिए लेकर आई हैं? जेठानी जी, तो फैमिली पैक वाली पेप्सी की बोतल है ना, तो इसमें तो सब लोग 1-1 गिलास पी लेंगे। सुनकर सास गुस्से में दोबारा से राशन पानी लेकर आरुषि पर चढ़ जाती है। अरे वाह बिन पेंदी की लोटी, इतनी तगड़ी गर्मी में 1 बोतल पेप्सी तो मेरा पोता पी जाएगा। एक बार में हम लोग 50 बोतल पेप्सी आराम से पचा जाते हैं। ये सुनकर आरुषि हक्की बक्की हो जाती है। क्या कहा माँ जी? एक बार में 50 बोतल पेप्सी? इतनी मात्रा में पेप्सी पीना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आप सब लोग हल्का फुल्का खाना भी खा लीजिए, मैंने खाना भी तो बनाया है। बहू, तू ज्यादा डॉक्टरी मत झाड़ और पेप्सी ले आ, गला सूख रहा है। डांट खाकर आरुषि फटाफट फ्रिज में से पेप्सी की सारी बोतल ले आती है। देखते देखते चस्कारे ससुराल वाले गट गट करके सारी बोतल खाली कर देते हैं। ये मैं फर्स्ट आ गया, मेरी कैंपा कोला सबसे पहले फिनिश हो गई। चाची, मुझको मिरिंडा वाली पेप्सी पीनी है, दे दो। हाँ ये लो। ऐसा लग रहा है सब लोग रेस लगाकर पेप्सी पी रहे हैं। भाड़ में जाए, मैं तो चली खाना खाने।
आरुषि कमरे में जाकर अकेले खाना खा लेती है। देखते देखते दोपहर हो जाती है। माँ जी, पापा जी, दोपहर का टाइम हो गया है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, खाना लगा दूं? अरे बहू, इतनी गर्मी में खाना थोड़े न खाया जाता है। माँ जी, आपको खाना लगाऊं? अरे नहीं बहू, मेरा तो खुद जी मचल रहा है, कलेजे में मिर्ची सी लग रही है, सिर्फ पेप्सी की बोतल लिया। माँ जी, सुबह ही आपने भर भर कर पेप्सी पी है, उसकी वजह से ये जलन हो रही है, मानिए मेरी बात को। बहू के समझाने पर पार्वती उसको डांट लगाती है। बहू, तेरा टोका टाकी वाला धंधा पानी बड़ा खराब है, चुपचाप से जाकर पेप्सी लिया। गुस्से में लाल पीली होकर वो रसोई में जाती है। इन ससुराल वालों को समझाना भैंस के आगे पीन बजाने जैसा है। मुझे क्या पेप्सी पी पी कर चलो भर पानी में डूब पड़े, नास पीटे कहीं के। इसी तरह आरुषि का उसके सिर्फ और सिर्फ पेप्सी पीने वाले ससुराल में काटना मुश्किल हो जाता है। देखते देखते एक सप्ताह हो जाता है। बहू, तुझको चीज सामानों की बिल्कुल भी कदर नहीं है। आज फिर इतना सारा खाना बनाकर खराब करके फेंक रही है। जब खाया नहीं जाता तो बनाती क्यों है इतना इतना? ये सुनकर आरुषि का पारा चढ़ जाता है। माँ जी, मैंने मेरे हिस्से का खाना खा लिया था, आप लोग भी अपने हिस्से का खाना बनवाकर खाते ही नहीं है। खामखा मेरी डबल मेहनत करवाते हैं, पेप्सी पीकर पेट भर लेते हैं। दोनों सास बहू के बीच में किचकिच मच जाती है। तभी निशा आती है। भाभी, जल्दी से मुझे कोक वाली पेप्सी दे दो। क्या बात है निशा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ऐसे लड़खड़ा क्यों रही हो? भाभी, मुझे उल्टी हुई है, पेप्सी पीऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, अब जल्दी से दे दो। निशा, तुम्हें अभी उल्टी हुई है, ऐसे में पेप्सी पीना ठीक नहीं है। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी अभी ठंडा ठंडा नींबू पानी बना कर देती हूँ। भाभी, आपको बिना किसी बात का तिल का ताड़ बनाए रहा नहीं जाता। जब देखो पेप्सी पीने वाले ससुराल वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। अपनी नंद के घमंड दिखाने पर आरुषि को दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। हे भगवान, पता नहीं कैसे ससुराल वालों से पाला पड़ा है, मेरे तो दिमाग का दही हो गया है। इन्हें समझाकर कि पेप्सी के अलावा जैसे दुनिया में खाने पीने को कुछ रखा ही नहीं है, बाहर में जाएं। आरुषि अब अपने ससुराल वालों को टोकना रोकना छोड़ देती है। दिन रात पेप्सी ही उनकी खुराक बन जाती है। ना तो कोई खाना खाता है, जिससे पेप्सी के लगातार गर्मी में सेवन करने के चलते उनके सीने में काफी जकड़न जम जाती है, जिससे परिवार वालों को पेट का दर्द, सीने में जलन, मरोड़ का दर्द उठता है। माँ, पेट में बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे भी कलेजे में जलन जुबन हो रही है। ससुराल वालों की सेहत बिगड़ते देखकर आरुषि डॉक्टर को बुलाती है, जो कि सभी का चेकअप करते हैं। लगता है आपके ससुराल वाले बाहरी सॉफ्ट ड्रिंक का कुछ ज्यादा ही सेवन करते हैं। सबके शरीर में एसिड की मात्रा काफी ज्यादा है। हाँ जी डॉक्टर साहब, हमें पेप्सी काफी ज्यादा पसंद है, तो बस वही पी लेते हैं गर्मी में। पर वो तो ठंडा है, तो नुकसान थोड़े ना करेगा। पापा जी, भले ही पेप्सी पीने में ठंडी लगती है, लेकिन उसका तासीर बहुत ही गर्म होता है, जो कि नुकसान करता है। आपकी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आप लोगों को पेप्सी पीने से बिल्कुल परहेज करना होगा। घर का खान पान लीजिए और नींबू पानी शामिल कीजिए। डॉक्टर के चेतावनी देने पर सबको पछतावा होता है। बहू, हमें माफ कर दे, हमने तेरी बात को नहीं माना और पेप्सी पीकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन तू अब से जो भी बनाएगी हम खा लेंगे। ये सुनकर आरुषि बहुत ज्यादा खुश होती है और अब सब पेप्सी की जगह नींबू पानी, छाछ और घर का खान पान खाते हैं। गरीब शांति अपनी बेटी शीतल के साथ घर के बाहर बैठकर खाट बना रही होती है। तभी उसकी नजर अपनी पड़ोसी दिया पर पड़ती है, जो आज ससुराल से अपने 1 साल के बच्चे के साथ अपने मायके आई थी। और उसके साथ तो एक मेड आई थी, जो उसके बच्चे को तो लेकर आ रही थी। उसकी किस्मत देख बेटा, कितनी अच्छी है, इसके तो बच्चे को संभालने के लिए भी नौकर चाकर है। काश कि तुझे भी ऐसा ही नौकरानियों से भरा अमीर ससुराल मिल जाता, तो जीते जी इसी पृथ्वी पर मैं भी स्वर्ग देख लेती। क्या माँ, तुम भी ना बेतुकी बातें लेकर बैठ गई हो। चलो, खाट भी बनकर तैयार हो गई है। इतना बोलकर शीतल अपनी माँ के साथ अंदर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और शीतल के लिए अमीर घर से रिश्ता आता है, और ये देख शांति के सारे सपने पूरे हो जाते हैं। मेरा तो सपना पूरा हुआ, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अब मेरी बेटी नौकरानियों से भरे उसके अमीर ससुराल में राज करेगी। इसी तरह समय गुजरता है और शीतल की शादी नौकरानियों से भरे अमीर ससुराल में हो जाती है। और जब वो शादी करके घर जाती है तो देखती है कि उसके स्वागत के लिए कई सारे नौकर हाथों में फूलों की थाली लेकर खड़े हैं। और जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, सब उसके ऊपर फूल गिराते हैं। अब एक नौकरानी आरती की थाल लाती है, तो दूसरी नौकरानी चावल से भरा कलश। बहू, तुम अपने दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। मेरे घर में कितने सारे नौकर हैं, हर कोई मेरे स्वागत में लगा, कितना अच्छा लग रहा है। आज लग रहा है कि मैं सच में अमीर हूँ। नौकरों से भरा ससुराल देखकर शांति बहुत खुश होती है
और जब अपने कमरे में जाने लगती है तो कुछ नौकर उसका सामान लेकर उसके पीछे पीछे जाते हैं। मैडम, आपका सामान यहाँ रख दिया है, आप मुझे बता दो आपका कौन सा सामान अलमारी में रखना है। आप जाइए, अपना सामान मैं खुद सजा लूंगी। शीतल, हमारे घर में मेड इसलिए नहीं है कि तुम अपने नाजुक हाथों से काम करो। इनको बता दो ये सारा सामान अलमारी में रख देंगे। लक्ष्मी जी पिछले 5 सालों से हमारे घर में काम कर रही हैं। विक्रम के कहने पर शीतल अपना सारा सामान नौकरानी के हाथों से अलमारी में रखवाती है। अगले दिन शीतल की पहली रसोई होती है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठकर तैयार होती है, पर तभी वहां आशा नौकरानी आती है। अच्छा हुआ बहू रानी जो आप तैयार हो गई, खाना तैयार है, आप एक बार रसोई घर में चलकर खाने में हाथ लगा दीजिए। आशा की बात सुन शीतल हैरान होती है और रसोई घर में जाकर बने हुए खाने में हाथ लगाती है। कुछ देर में घर वाले खाने की टेबल पर आते हैं, जहां आशा नौकरानी काजल नौकरानी के साथ सभी को खाना परोस रही होती है। बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, पर माँ जी ये खाना तो घर के नौकरों ने बनाया, मैंने तो बस हाथ लगाया था। बहू सोचो, जब तुमने हाथ लगाया तब खाना इतना अच्छा बन गया, तो खाना अगर तुम बनाती तो कितना स्वाद आता। पर हमारे घर में हमने मेड ही इसलिए रखी है ताकि हमारे घर की बहू बेटी कुछ काम न करे, इसलिए तुम बेफिक्र रहो और कुछ भी जरूरत हो तो नौकरों से कहना, खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ काजल, कमरे से मेरा बैग लेकर आ जाओ और मेरी गाड़ी दरवाजे पर लगा दो और दिवाकर ड्राइवर को भी बुला लेना, मुझे कॉलेज जाना है। घर की नौकरानी काजल करिश्मा का बैग लेकर आती है और दिवाकर गाड़ी से करिश्मा को कॉलेज तक छोड़ता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात शीतल को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए रसोई में जाती है, जहां उसकी आहट से काजल की आंख। अरे मैडम, आप रसोई में कुछ चाहिए था तो हमें बता देती, अगर मालकिन को पता चल गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे डरो मत, मैं यहाँ किसी काम से नहीं आई हूँ, बस पानी पीने के लिए आई हूँ। आपको पानी चाहिए तो मुझे बताती, मैं आपके कमरे तक पानी लेकर आ जाती। आपके कमरे में एक बेल रखी है, उसे दबाने से हम तक आपका ऑर्डर पहुंच जाता है। रुकिए, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। रात को भी शीतल की नौकरानी उसे अपने हाथों से पानी गिलास में निकाल कर देती है। ये देख शीतल को बड़ा अजीब लगता है और वो पानी पीकर सोने के लिए चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। विक्रम, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, पर मैं पूरे दिन घर में बोर हो जाती हूँ, मन कर रहा है कि कहीं घूमने चली जाऊं। शीतल, ये तो तुम किसी भी नौकर से बोल सकती हो। हमारा ड्राइवर दिवाकर है ना, वो तुम्हें बाहर घुमा कर ले आएगा। और हाँ, ये रिमोट अपने पास रखो, जिस नौकर को बुलाना हो उसके नाम का बटन दबा देना। ये सुन शीतल को काफी अच्छा लगता है। अब जैसे जैसे समय गुजरता है शीतल को भी नौकरों की आदत होने लगती है। पर एक दिन, करिश्मा, सारा काम तो मेड करती हैं, तो क्यों ना आज मैं तुम्हें अपने हाथों की मैगी बनाकर खिलाऊं। लक्ष्मी, आप कुछ हरी सब्जियां काट दो, आज मैं अपनी नंद के लिए खुद मैगी बनाऊंगी। बहू, कोई जरूरत नहीं है इस गर्मी में तुझे मैगी बनाने की। हमने घर में नौकर इसलिए नहीं रखे कि घर की बहू काम करे। 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, नौकरों से भरा ससुराल होने के बाद भी इस घर की सास अपनी बहू से काम करवा रही है। कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। लक्ष्मी, तुम मैगी ही बना दो। सुमित्रा के मना करने पर करिश्मा और शीतल शांति से लिविंग हॉल में जाकर एसी चलाकर बैठ जाती हैं और देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं। और इन 5 सालों में शीतल का 4 साल का एक बेटा होता है और बच्चे होने के बाद शीतल काफी मोटी हो जाती है, तो वहीं सुमित्रा के जोड़ों का भी दर्द बढ़ जाता है। अरे कहाँ मर गए सारे नौकर, मेरे रिमोट के बजर की आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? माफ करना मालकिन, कपड़े धो रही थी और बाकी सारे नौकर भी अपने काम पर लगे हैं। चलिए मैं आपको नीचे तक ले चलती हूँ। कविता हाथ पकड़कर सुमित्रा को नीचे तक ले जाती है और सोफे पर बिठाकर आराम से सुमित्रा टीवी देखने लगती है। तभी वहां करिश्मा आती है, जो कि काफी मोटी हो चुकी थी। गर्मी क्या आई, इस घर के सभी नौकर काम चोर हो गए हैं। अरे जल्दी से खाना दो। लक्ष्मी, जाकर दिवाकर को बोलो स्कूल से गोलू को लेकर आए। अरे मोरी मैया, मेरे तो जोड़ों का दर्द खत्म नहीं हो रहा। रात को अब विक्रम और विनोद जी आएंगे तो उनको बोलूंगी साथ में चलें डॉक्टर के पास और डॉक्टर को फटकार लगाएं ताकि वो अच्छी दवा दे। माँ जी, डॉक्टर के पास तो मुझे भी जाना है, अब तो उठना बैठना मुश्किल हो गया है। दवाई खानी पड़ेगी पतला होने के लिए। घर में काम न करने की वजह से शीतल, करिश्मा और सुमित्रा का वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और रात को जब विक्रम और विनोद घर आते हैं तो वो देखते हैं कि शीतल, सुमित्रा नौकरानियों से अपने पैर दबा रही हैं। जरा मेरे हाथ में दवाई तो देना। शीतल, नौकरों के चलते तुम इतनी कामचोर हो जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे दवाई तो तुम खुद भी खा सकती हो। आप लोग तो नौकरों से अब अपने निजी काम भी करवाने लगे। भैया, आप तो ऐसे भड़क रहे हैं जैसे कि हम नौकरों से गधा मजदूरी करवा रहे। अरे उन्हें फ्री की सैलरी थोड़ी ना देंगे अब।
कोई बात नहीं छोटे मालिक, ये तो हमारा काम है जो पिछले कई सालों से हम करते आ रहे हैं। आशा, आप पिछले 10 सालों से यहाँ काम कर रही हैं। अब आप लोग भी हमारे घर का हिस्सा हैं। इस घर की औरतें आप लोगों पर इतना ज्यादा डिपेंड हो गई हैं कि इनका वजन बढ़ता ही जा रहा है और इन्हें खबर भी नहीं है। आप दिवाकर को बोलो गाड़ी निकाले, हमें डॉक्टर के पास जाना है। इस तरह विक्रम अपनी घर की औरतों के साथ गाड़ी में बैठकर डॉक्टर के पास जाता है और आज भी डॉक्टर विक्रम को समझाते हैं। देखिए, आपकी घर की औरतों की तबीयत में तब तक सुधार नहीं आएगा जब तक ये तीनों कोई काम नहीं करती। ये ना तो कोई काम करती हैं और ना ही एक्सरसाइज करती हैं। माताजी, जैसे लोहा होता है, अगर उसका इस्तेमाल न किया जाए तो उसमें जंग लग जाता है, वैसे ही इंसान का शरीर होता है। अगर आप 10 दिन भी थोड़ी मेहनत कर लो और पसीना निकाल लो तो आपका वजन भी कम होगा और बीमारियां भी खत्म होंगी। दवाई लेकर विक्रम सभी के साथ घर आता है और तभी विनोद उदास अपने घर वालों से कहता है, फिर से लड़के वालों ने मना कर दिया। कहते हैं लड़की का वजन बहुत ज्यादा है, उन्हें मोटी नहीं पतली लड़की चाहिए। बेटा अपने शरीर पर ध्यान दे। पापा, मैं काम कर तो रही हूँ पर इस घर के नौकर मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। ये लोग ना मुझे टाइम से उठाते ना एक्सरसाइज करवाते हैं। मालकिन, हम तो आपको समय से उठाते हैं पर आप ही आलस करती हैं। चुप रहो तुम। सच बोलने पर करिश्मा घर के नौकरों को डांट देती है। समय यूं ही गुजरता है और आशा लक्ष्मी की तबीयत खराब हो जाती है तो वहीं काजल के घर में शादी होने की वजह से वो 1 महीने की छुट्टी ले लेती है और कविता विक्रम और विनोद से कहती है, मालिक, अब मैं और काम नहीं कर पाऊंगी यहाँ। मेरे सास ससुर मुझे लेने आए हैं, मेरे पति ने मुझे अपना लिया, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कविता। हमारे सारे नौकर कहाँ मर गए? कब से बेल बजा रही हूँ, कोई सुन क्यों नहीं रहा है? छत पर मेरे कपड़े रखे हैं, उतार कर लाओ भाई। आज मुझे पेरेंट्स मीटिंग के लिए स्कूल जाना है। बहू, घर में सिर्फ नौकर के नाम पर दिवाकर और राजू रह गया है और राजू मार्केट गया है और दिवाकर गार्डन में माली का काम कर रहा है। अब घर के काम तुम तीनों को खुद ही करने होंगे तब तक जब तक आशा लक्ष्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती और बाकी नौकर नहीं आ जाते। घर में नौकर न होने की वजह से शीतल, करिश्मा और सुमित्रा अब अपने काम खुद ही करती हैं। घर में नौकर न होने की वजह से अब अपने कपड़े खुद धो के छत पर उन्हें सूखने के लिए रखती है। खुद ही घर में पोछा झाड़ू सब करती हैं, खाना बनाती हैं, यहाँ तक कि मार्केट से सामान भी खुद चल कर लाती हैं। और इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। भाभी, शुरू में तो शरीर में दर्द हो रहा था पर अब तो शरीर का दर्द भी खत्म हो गया और मेरा तो 5 किलो वजन भी कम हो गया इन कुछ ही दिनों में। मैंने सुबह ही अपना वजन किया था। माँ जी, मैं तो कहती हूँ अब नौकर नौकरानियों को रहने दीजिए। घर में 2 नौकर काफी हैं, बाकी के काम हम औरतें कर लेंगी। कम से कम हम बीमारियों से बची तो रहेंगी। शादी से पहले भी मैं अपना सारा काम खुद ही करती थी पर यहाँ नौकर देखकर मैं भी आलसी हो गई। शीतल के कहने पर अब सुमित्रा कुछ नौकरों को निकाल देती है और घर में केवल 2 ही नौकर होते हैं और घर के काम सुमित्रा अपनी बहू बेटी के साथ करती है। कुछ दिनों में करिश्मा पहले की तरह पतली हो जाती है और उसकी शादी एक अच्छे से घर में होती है और शीतल भी अपने बेटे का ख्याल अब खुद रखती है।